विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय आज आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य के बारे में कुछ समझाऊंगा। जिसे ध्यान से सुने। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आपको दूसरी वीडियो मिलती रहे। जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है यानी कि प्रजननिक स्वास्थ्य। युवावस्था में सही स्वास्थ्य, सही जानकारी मिले, उसके लिए ये चैप्टर आपके लिए रखा गया है। WHO इस जनन स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण कामगिरी करता है। परिवार नियोजन, परिवार कल्याण 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। परिवार नियोजन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे और पूरे परिवार के कल्याण के बारे में जानकारी प्राप्त करना ये सभी विद्यार्थियों, सभी लोगों, सभी युवाओं का कर्तव्य भी है और नैतिक धर्म भी है, क्योंकि बिना परिवार नियोजन और बिना परिवार कल्याण के जीवन सुगम नहीं बनता। प्रजननिक स्वास्थ्य जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है एवं उन्नत व व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यहाँ पर RCH जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। इसके अंतर्गत लोगों को जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करना एवं अनेक सुविधाएं तथा प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। दृश्य श्राव्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से टीवी, रेडियो आदि पर एडवर्टाइजिंग करके एवं गैर सरकारी रूप से संगठन योगदान करके बातें समझाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे माता पिता, निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों इत्यादि के द्वारा भी इस जानकारी को दिया जाता है, जिसमें शिक्षक की एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक के ऊपर आधार अधिक रखता है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देना, इसके युवाओं को सही जानकारी मिल सके एवं गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके, क्योंकि समाज में गलत धारणाएं भी बहुत होती हैं। इसलिए शिक्षक द्वारा शिक्षण के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इसी के अंतर्गत यौन संचित रोगों के बारे में जानकारी देना, जननक्षम जोड़ी को शिक्षित करना, उनको जन्म नियंत्रण, गर्भनिरोधक विकल्पों के बारे में बताना, पोस्टनेटल जानकारी, स्तनपान का महत्व, लड़का लड़की समान व्यवहार, स्वस्थ परिवार का निर्माण करना आदि बातें भी सम्मिलित होती हैं। पुराने समय में लड़का लड़की को समान नहीं समझाता था, लेकिन अभी जब एजुकेशन का स्तर बढ़ा है तो यहाँ लड़का लड़की को समान समझे जाने के लिए जोर दिया जाता है। लोगों को जनन संबंधी समस्या जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचित रोग, गर्भपात, गर्भनिरोधकों को और ऋतुस्राव संबंधी समस्या एवं बांझपन इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक बन जाता है। बढ़ती मादा भ्रूण हत्याओं की जानकारी, उनकी कानूनी रोक लगाना, उलूवेदन द्वारा वैधानिक रूप से प्रतिबंध लगाना, रसीकरण, बाल प्रतिरक्षणकरण, टीकाकरण आदि के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक गर्भ रोगों को जानने के लिए डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एम्यूनिटी द्वारा इसे एमनियोसेंटेसिस द्वारा पता लगाया जाता है। इसी जनन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधालय में अनुसंधान संस्थान में हुई, CDRI में, जिसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हुई। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उस पर रोक लगाने के लिए सर्वप्रथम भारत में ही शुरुआत हुई। जनसंख्या स्थायीकरण और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात करें तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। विश्व में अपना एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे पहला नंबर है। 1900 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब यानी 200 बिलियन थी, जो 2000 में यानी कि केवल 10 वर्ष में बढ़कर के 6 अरब हो गई और अगले 10 वर्षों में ये 7.2 अरब वर्ष हो गई। देश की आज़ादी के समय 1947 यानी कि 3.5 मिलियन जनसंख्या थी, यानी कि 35 करोड़ हमारे भारत देश की। 2000 में ये 1 अरब हो गई और 2011 में 1.2 मिलियन।
इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है। इस जनसंख्या की दर को कम करने के लिए बहुत सारे आयोजन, बहुत सारी कोशिशें सरकार द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई, जिससे जनसंख्या पर कुछ ब्रेक लगा है। उस समय पर जो मृत्यु दर अधिक थी, लेकिन आज की तारीख में मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई है तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जिसकी वजह से और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हमें जनसंख्या को घटाने के लिए कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी। जनन आयु के लोगों में बढ़ोतरी, ये भी इसका एक कारण है। 2001 की जनगणना में वृद्धि 2% थी। प्रति 1000 में 20 की बढ़ोतरी प्रतिवर्ष हो रही थी। इस चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताएं घट सकती हैं। एग्जाम्पल, अन्न, आवास और कपड़े। अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती गई तो आहार नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा और हमें कपड़े नहीं मिलेंगे, यानी कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी अगर जनसंख्या वृद्धि पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, कुछ उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। लघु परिवारों को बढ़ावा देना, उनके हेतु गर्भ निरोधकों का उपयोग करना, संचार माध्यम द्वारा, पोस्टर, पर्चे इत्यादि के द्वारा हम दो हमारे दो नामक स्लोगन, छोटा परिवार सुखी परिवार नामक स्लोगन। आज संख्या को नियंत्रण करने हेतु जो हम दो हमारे दो का नारा है उसको बदल करके हम दो हमारा एक में बदल दिया गया है और इसे अपनाया भी गया है। बाल विवाह को रोककर वैधानिक उम्र निश्चित की गई है। स्त्री 18 वर्ष और पुरुष में 21 वर्ष की उम्र सुनिश्चित की गई है। इसकी समस्या से निपटने के लिए कुछ गर्भ निरोधक के बारे में भी समझेंगे। जनसंख्या को कम करने के लिए गर्भ निरोधक साधनों के बारे में भी जानकारी महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है गर्भ निरोधक साधनों एवं अनुप्रयोगों। बहुत सारे साधनों में से कुछ साधन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 प्राकृतिक परंपरागत साधन, दूसरा बैरियर, तीसरा आईयूडीज, पिल्स, टीका, अंतरोपण तथा शल्य क्रिया। ये कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक विधियों की। प्राकृतिक विधि में जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, अंडाणु और शुक्राणु के संगम से निषेचन होता है और निषेचन होने से संतति उत्पन्न होती है। लेकिन इस वस्तु को, इस निषेचन को अगर किसी भी तरह से रोक दिया जाए तो शिशु जन्म नहीं होगा और जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक विधियों के रूप में कुछ विधियाँ यहाँ दी गई हैं, जैसे कि आवधिक संयम। आवधिक संयम जो माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन की मध्यावधि के दौरान मैथुन से बचने पर यह समय अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानी जाती है, जिसमें शुक्रकोश न पहुँचे तो निषेच्य विधि भी कंट्रोल हो जाएगी। इस अवधि में मैथुन सहवास न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। इस अवधि में स्पर्म कोश न पहुँचे, यह आवधिक संयम कहलाता है। नेक्स्ट है बाह्य स्वकलन, आंतरिक मैथुन। आंतरिक, जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर स्वकलन में ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर सेचन को बचा सकता है। मूल जो उद्देश्य है वो है शुक्रकोश और अंडकोशों के न मिलने से। तीसरा है स्तनपान अनावर्त। इस विधि में प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आवर्त चक्र शुरू नहीं होता, अतः लगभग 6 महीने तक यह कारगर तरीका है। इसके दुष्प्रभाव 0 के बराबर हैं। ये तीनों विधियाँ इस तरह की जिनसे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसके कोई दुष्प्रभाव या कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज़ हम यहाँ रोध के बारे में बात करें तो रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु एवं शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। ये बात पहले ही बता चुके हैं, भौतिक रूप से शुक्रकोश अंडकोशों को रोकना है, यही एक उद्देश्य है। तो इसमें सबसे पहला साधन है कॉन्डोम। यह एक नलाकार रबर की रचना है या लेटेक्स से बनी हुई रचना है। इसका उपयोग से पुरुष जननेंद्रियों पर पहनकर शुक्रकोशों को स्वकृत होने पर अंडाणु तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
शुक्राणु रबर की संरचना में रह जाते हैं। इस प्रकार गर्भाधान से बचा जा सकता है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पर। कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि निरोध एक ब्रांड है, ये काफ़ी लोकप्रिय ब्रांड है। इसके लाभ हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण लाभ है गर्भाधान रुक जाता है। दूसरा, यौन संबंधित रोगों का फैलाव नहीं होता, एड्स आदि से बचाव हो जाता है, शारीरिक क्षति नहीं होती और घर्षण निरोधक की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्त्री कोंडम व पुरुष कोंडम एक बार यूज करने के बाद फेंकने वाले होते हैं, यानी यूज एंड थ्रो। उपयोग करने इसमें सरलता होती है एवं स्वयं उनको उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी विधि है डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी या वॉल्ट। यह भी रबर के उत्पाद हैं। यह गर्भाशय ग्रीवा के बाहरी ओर ढक्कन की तरह ढककर शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोका जाता है। इसे पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी विधि है फोम या झाग। शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली या फोम का उपयोग से गर्भनिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शुक्रकोशों को मार दिया जाता है, जिससे शुक्रकोश अंडकोश तक नहीं पहुंच पाते या इनकी प्रचलन क्षमता को खो दिया जाता है। अलग अलग प्रकार की होती है, जिनमें कुछ इस प्रकार की दवाएं होती हैं जो केवल पूंछ को शुक्राणु से अलग कर देती हैं, जिससे उसमें हलन चलन क्षमता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आयोडीज अंतःगर्भयुक्ति इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं, ऐसी कुछ रचनाएं होती हैं जिन्हें हम यूट्रस के अंदर स्थापित कर देते हैं, जिससे वो आयनों को त्याग कर, रसायनों को त्याग कर या एक्टिविटी द्वारा अंडकोश और शुक्रकोशों के निषेचन को रोक देते हैं। सबसे पहले यह विधि युक्ति का उपयोग डॉक्टर या नर्स के द्वारा किया जाता है। आजकल अनेक प्रकार की आयोडीज का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ हैं औषधि रहित, यानी इनमें कोई मेडिसिन नहीं होती, मात्र और मात्र केवल लिम्पेस लूप, एक टी आकार की रचना या एक एल आकार की रचना जो यूट्रस में स्थापित कर दी जाती है, जो शुक्रकोशों को अंडकोशों के साथ फलन करने से रोकती है। दूसरी तांबा मोचक, यानी कि कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 374। ये तांबा कॉपर आयन छोड़ती है और ये कॉपर आयन निषेचन क्रिया में बाधा डालते हैं। दूसरे हार्मोन मोचक, इनमें से हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रोजेस्टर्स LNG20। ये प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं, जिससे गर्भ स्थापन नहीं होता। आयोडी गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन छोड़ती है, इसमें कॉपर आयन Cu करके लिखते हैं। इसे का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु बच्चकाणु क्रिया बढ़ा देती है। आयोडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूणरोपण इम्प्लांटेशन को अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाते हैं। जो स्त्री गर्भाशय में देरी या 2 बच्चों के बीच में अंतराल चाहते हैं, उनके लिए यह आदर्श साधन है। इसके अलावा कुछ और विधियां हैं। पिल्स, जो केमिकल रासायनिक विधि हैं, इनमें पिल्स या टैबलेट्स आती हैं, जो मुख द्वारा लिए जाने वाली कुछ गोलियां हार्मोन युक्त होती हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये अधिक मात्रा में हो तो गर्भ स्थापन संभव नहीं बनता। प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों से संयोजन का गोली के रूप में ग्रहण किया जाता है। नंबर 1 पिल्स, यानी कि गोली के नाम से 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, जिन्हें माहवारी के प्रथम 5 दिन में या प्रथम दिन से शुरुआत करनी होती है। अलग अलग प्रकार की आती हैं, जिन पे नोटिफिकेशन होता है कि किस तरह से ले जाने वाली हैं। गोली का उपयोग तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि अंतरोपण आवश्यक न हो। सहेली नामक गोली गैर स्टीरॉयड मतलब इनमें स्टीरॉयड नहीं होता, हफ्ते में 1 बार ली जाती है। इसका दुष्प्रभाव कम और उच्च निरोधक क्षमता है। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के रूप में भी लिया सकता है, जो त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में लेकर वो काफ़ी समय तक प्रोजेस्टेरोन की कुछ मात्रा ब्लड में पहुंचाता रहता है, जिससे गर्भ स्थापन नहीं होता। आपातकालीन गर्भनिरोधक मैथुन के 72 घंटे में प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन आईयूडी के रूप में दिया जाता है, तो सगर्भता से बचा जा सकता है। जिसमें नेक्स्ट है जो परमानेंट गर्भ निरोधक के रूप में है शल्य क्रिया ऑपरेशन।
यह पद्धति उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें कायमी गर्भ स्थापन नहीं चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि ये 2-3 बच्चे हैं, उसके बाद में अगर शिशु नहीं चाहिए कभी, तो हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाविधि में युग्मक संचार को रोका दिया जाता है तथा फलादान नहीं होता। इसमें 2 प्रकार हैं, वैशोक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी। वैशोक्टोमी पुरुष नसबंदी है, जिसमें शुक्रवाहक नलिका को काटकर या बांधकर मार्ग रोक दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये शुक्रवाहक नलिका है, यहाँ से हमने काट करके इसको बांध दिया है। अब शुक्रकोश शुक्रवाहिनी नलिका में शुक्लनी वाहिनी के अंदर नहीं पहुँचेंगे। जब शुक्लनी वाहिनी में नहीं पहुँचेंगे तो बाहर भी नहीं जाएंगे और फलोदान रुक जाएगा। दूसरा है ट्यूबोक्टोमी, अंडवाहिनी स्त्री नसबंदी कहा जाता है। इसको फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है या मात्र बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आता। यहाँ पर देखिए अंडकोश यहाँ से चलते हैं, अगर इनको बीच में से यहाँ से काट करके रोक दिया जाए तो ये अंडकोश यहाँ आएंगे ही नहीं। तो अंडकोश और शुक्रकोशों का फलन यानी निषेचन नहीं होगा और गर्भ स्थापन रुक जाएगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके रोगों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर पूरा होता है।